हेलो बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। डियर मिसेज नायडू। ऑथर हैं इसके मातंगी सुब्रमण्यम। ओके। ये चैप्टर जो है बेसिकली एक स्कूल असाइनमेंट है। स्कूल असाइनमेंट के फॉर्म में लिखा गया है, जहाँ पर कि एक बच्ची है जिसका नाम सरोजनी है, और वो जो है सरोजनी नायडू को एक लेटर लिखती है। सरोजनी नायडू के बारे में आपने शायद अपने जीके वगैरह में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। सरोजनी नायडू जो है वो भारत के महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। वो उन्होंने गांधी जी के साथ भी जो है आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, और उनकी सुरीली आवाज़ के कारण जो है उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जो है जाना गया। और वो जो है उन्होंने काफ़ी अच्छी कविताएं भी लिखी थी। आप लोगों को जो है उनकी लिखी कुछ पोएम्स वगैरह पढ़ने का मौका भी मिलेगा अपने इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना शुरू करें अब। तो ये एक लेटर के फॉर्म में है। डेट, फिर किसको एड्रेस किया गया है? डियर मिसेस नायडू, आई गेस यू आर वंडरिंग व्हाई आई एम राइटिंग यू दिस लेटर। आई गेस आप सोच रही होंगे कि मैं आपको ये चिट्ठी क्यों लिख रही हूँ। ऑनेस्टली मिसेस नायडू, सो एम आई। ईमानदारी से मिसेस नायडू, मैं भी यही कर रही हूँ। यानी कि मैं भी यही वंडर कर रही हूँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं ये चिट्ठी आपको क्यों लिख रही हूँ। अम्मा सेज आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स। माँ कहती है कि मैं अजनबियों से बात नहीं कर सकती, यानी कि मुझे अजनबियों से बात करने की परमिशन नहीं है। यू वुड थिंक दैट ऑल्सो मीन्स दैट आई शुडंट राइट टू देम। अब आप ये सोचेंगे कि इसका तो ये भी मतलब हुआ कि मैं उनको लिखूं भी नहीं, मैं अजनबियों को चिट्ठी भी ना लिखूं, है ना? बट सिंस दिस इज अ स्कूल असाइनमेंट, शी सेज इट्स ओके। लेकिन चूंकि ये एक स्कूल असाइनमेंट है, यानी कि स्कूल का टास्क है ये, तो इसलिए वो कहती है कि ये ओके है। हियर इज अ टिप मिसेस नायडू। यहाँ पर आपके लिए एक सलाह है मिसेस नायडू। इफ यू एवर वांट एडल्ट्स टू लेट यू डू समथिंग, अगर आप कभी चाहती हैं कि आप एडल्ट्स, एडल्ट्स मतलब जो बड़े लोग हैं आपके घर में, मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी, ये सब क्या है? एडल्ट्स हैं। अभी आप लोग क्या है? आप चिल्ड्रन हैं, है ना? तो कहते हैं कि अगर आप कभी चाहती हैं कि एडल्ट्स जो हैं वो आपको कोई काम करने दे, जस्ट टेल देम इट इज अ स्कूल असाइनमेंट। बस आप उन्हें ये कह दीजिए कि ये एक स्कूल असाइनमेंट है। दे विल 100% एग्री टू इट एवरी टाइम। वो 100% जो है हर एक बार तैयार हो जाएंगे। मे बी आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मे बी मुझे बिल्कुल शुरू से जो है शुरू करना चाहिए। यानी कि लेटर के बारे में जो है, मैं आपको लेटर क्यों लिख रही हूं, इसके बारे में मुझे आपको शुरू से बताना चाहिए। द बिगनिंग वॉज लास्ट वीक। तो ये लेटर लिखने की कहानी की शुरुआत कब हुई थी? पिछले हफ्ते। Last week, I started class 6 and I met our new teacher, Annie Miss, who is not like any teacher I have had before. पिछले हफ्ते मैंने अपना क्लास 6 जो है वो शुरू किया, और मैं अपनी नई टीचर एनी मिस से मिली, जो कि पिछले किसी भी जिनके जैसा जो है, या फिर वो जो है किसी ऐसे टीचर जैसी नहीं है जो कि जिनसे मैं पहले मिल चुकी हूँ। तो यानी कि मिस एनी जो है, या एनी मिस जो है, वो पहले के सभी टीचर्स से जो है अलग है, डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एनी मिस सेज शी डजंट थिंक स्कूल शुड बी अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स एंड सेइंग देम बैक। उदाहरण के तौर पर एनी मिस कहती है कि वो ऐसा नहीं सोचती हैं कि स्कूल जो है वो बस चीज़ों को याद करने और उन्हें वापस सुनाने के लिए हों। She says, memorizing things and saying them back makes you a parrot. वो कहती हैं कि चीज़ों को याद करना और उन्हें वापस सुना देना आपको एक तोता बना देता है, एक पैरट बना देता है, not a person, आदमी नहीं। She says she wants us to grow our brains and hearts. वो कहती हैं कि वो चाहती हैं कि हम जो है अपने दिमाग और अपने हृदय का विकास करें। When she said that, I wanted to ask how growing our hearts will help us,
pass our exams and get into college and get a new job and buy a house with a proper roof and maybe even a garden. जब उन्होंने ये कहा था, मैं उनसे पूछना चाहती थी कि कैसे हार्ट का ग्रो करवाना जो है, अपने हार्ट को बड़ा करना जो है, वो हमें एग्ज़ाम पास करने में हेल्प करेगा या फिर कॉलेज में जाने में या फिर नया जॉब लेने में या फिर जो है प्रॉपर रूफ वाला एक घर खरीदने में जिसमें कि शायद गार्डन भी हो। तो इन सब में जो है हार्ट को ग्रो करना कैसे हेल्प करेगा? व्हिच आर ऑल द रीज़न्स व्हाई आई गो टू स्कूल? क्योंकि यही सब वो रीज़न्स हैं जिनके लिए मैं स्कूल जाती हूँ। वेल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? क्योंकि अक्सर हम लोग जो है एग्ज़ाम्स वगैरह में किस चीज़ का यूज़ करते हैं? अक्सर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स वगैरह में दिमाग का यूज़ करना है। तो जब लाइफ़ में सक्सेस दिलाने के लिए सिर्फ़ दिमाग चाहिए, तो फिर हार्ट बड़ा करने के लिए वो क्यों कह रही हैं? बट आई डिडन्ट, लेकिन मैंने नहीं पूछा। अब क्यों नहीं पूछा इन्होंने? यू नो हाउ एडल्ट्स आर मिसेस नायडू। आपको पता है कि ये बड़े लोग कैसे हैं मिसेस नायडू। दे डोंट लाइक क्वेश्चंस। उन्हें प्रश्न पसंद नहीं होते। इवन दो इट वॉज ओनली द फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल, मिस गेव अस एन असाइनमेंट। यद्यपि ये स्कूल का पहला हफ्ता ही था, मिस ने हमें एक असाइनमेंट दिया। Miss says that now we are in sixth standard. It is time for us to be serious. मिस कहती हैं कि अब हम छठी कक्षा में हैं और ये हमारे लिए सीरियस होने का टाइम है, गंभीर होने का समय है। एवरी टीचर सेज दिस एवरी ईयर। हर एक टीचर जो है वो हर एक साल ये चीज कहते हैं। बट नन ऑफ देम एवर गेव अस असाइनमेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल। लेकिन किसी ने हमें जो है कभी स्कूल के पहले वीक में असाइनमेंट नहीं दिया था। सो एनिम्स माइट मीन इट। इसलिए लगता है कि एनिमिस्ट जो है वो वाकई ऐसा कह रही हैं कि अब हमारे सीरियस होने का टाइम है। क्योंकि एनिमिस्ट ने क्या किया, उन्होंने पहले ही वीक में होमवर्क दे दिया ना, इसलिए। द असाइनमेंट इज टू राइट लेटर्स टू समवन वी वुड लाइक टू गेट टू नो बेटर। तो क्या है असाइनमेंट? तो किसी ऐसे आदमी को चिट्ठी लिखना जिसे कि हम और बेहतर तरीके से जानना चाहेंगे। She said that we could pick anyone as long as we can explain why. उन्होंने कहा कि हम किसी को भी चुन सकते हैं जब तक कि हम ये एक्सप्लेन कर सकें कि हमने उन्हें क्यों चुना है। As you have probably concluded, Mrs. Naidu, I picked you. और जैसा कि आपने अभी तक निष्कर्ष निकाल लिया होगा मिसेस नायडू, मैंने आपको चुना। ना फिर से वो ब्रैकेट में जो है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव रिटन द वर्ड कंक्लूडेड। ये पहली बार है कि मैंने ये वर्ड कंक्लूडेड जो है वो लिखा है। इट्स एन इंग्लिश वर्ड दैट मीन्स फिगर्ड आउट बेस्ड ऑन क्लूज एंड एविडेंस। ये एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है कि क्लू और एविडेंस के बेसिस पर किसी चीज को समझ जाना, किसी चीज को फिगर आउट कर लेना। फिगर आउट करने का मतलब होता है किसी चीज को बढ़िया से समझ जाना। आई लर्नड इट बाय रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज इवन दो आवर इंग्लिश मिस सेज दे आर यूजलेस रैग्स। मैंने जो है ये सीखा, क्या सीखा? ये वर्ड कंक्लूडेड। मैंने ये सीखा डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़कर। यद्यपि हमारी इंग्लिश की टीचर कहती हैं कि ये जो है बेकार का कबाड़ा है। क्या है बेकार का कबाड़ा? कबाड़ा तो इंग्लिश मिस के मुताबिक ये जो डिटेक्टिव स्टोरीज होती हैं ये सब बेकार का कबाड़ा है ये सब। आई कंक्लूड दैट शी इज रॉन्ग। मैं ये निष्कर्ष निकालती हूँ कि वो गलत हैं। कौन गलत हैं? इंग्लिश मिस। और किस बात के लिए गलत हैं? तो वो ये कहने के लिए गलत है कि डिटेक्टिव स्टोरीज जो हैं वो यूजलेस रैग्स हैं। और क्यों हैं वो गलत? क्योंकि हमारे इस क्यूट से लेटर राइटर ने जो है इन डिटेक्टिव स्टोरीज से ही वर्ड भी सीखा है, जैसे कि ये वर्ड कंक्लूडेड। आई अंडरस्टैंड इफ यू फाइंड दिस कंफ्यूजिंग। मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगे मिसेस नायडू।
आफ्टर ऑल यू एंड आई डोंट हैव मच इन कॉमन। आफ्टर ऑल आपके और हमारे बीच में जो है ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं है। फॉर वन थिंग, एक चीज, एक बात, कि आई एम अलाइव एंड यू आर, वेल यू आर नॉट। अब वो बताती है कि किन किन मामलों में ये दोनों कॉमन नहीं है। और पहली बात ये क्या बताती है कि मैं जीवित हूं और आप, वेल आप नहीं हैं। और फिर वो ब्रैकेट में कहती है कि आई एम सॉरी इफ दैट वाज रूड, बट आई हैव नेवर रिटन टू अ हिस्टोरिकल पर्सन बिफोर, सो आई डोंट रियली नो द पोलाइट वे टू से दिस। ओके। तो यहाँ पर जो है इसको इसको क्यों लगता है कि वो ऐसा कहना ये रूड हो सकता है? रूड का मतलब क्या होता है? रूड का मतलब होता है अशिष्ट। ओके। पोलाइट और पोलाइट का उल्टा हो गया रूड। वो कहती है कि मैं सॉरी बोल रही हूँ, मैं माफी मांगती हूँ अगर मेरा ये कहना जो है वो अशिष्ट लगा होगा आपको। क्या कहना? कि आप जीवित नहीं हैं। लेकिन मैंने इससे पहले किसी भी हिस्टोरिकल पर्सन को चिट्ठी नहीं लिखी है, सो आई डोंट रियली नो द पोलाइट वे टू से दिस। इसलिए मुझे जो है पोलाइट तरीका नहीं पता है ये कहने का, मुझे जो है शिष्टाचार वाला तरीका नहीं पता है ये कहने का कि मैं जीवित हूं और आप जीवित नहीं हैं। हियर इज अनदर डिफरेंस बिटवीन अस। यहाँ पर एक और अंतर है आप में और हम में, यानी कि हम दोनों में। व्हेन यू वर 12, विच इज हाउ ओल्ड आई एम नाउ, जब आप 12 साल की थी, जो कि वही उम्र है जितनी कि मैं हूं अभी, यू रोट अ पोएम दैट वाज थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स लॉन्ग। आपने एक कविता लिखी थी जो कि हजारों पंक्तियों की थी, एंड इट वॉज इन इंग्लिश, और ये इंग्लिश में था। आई डोंट थिंक आई कुड राइट दैट मैनी लाइन्स इन एनी लैंग्वेज। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी पंक्तियां किसी भी भाषा में लिख सकती हूँ। डेफिनेटली नॉट इन इंग्लिश, निश्चित रूप से इंग्लिश में तो नहीं ही लिख सकती हूँ। ऑल्सो व्हेन यू वर 12, यू टॉप द मद्रास यूनिवर्सिटी मैट्रिकुलेशन एग्जाम। और भी, जब आप 12 साल की थी तो आपने मद्रास यूनिवर्सिटी के मैट्रिकुलेशन एग्जाम में टॉप किया था। बहुत पहले के टाइम में, जैसे अभी 10th का बोर्ड होता है ना, सीबीएसई का बोर्ड है या बिहार बोर्ड का है, और वही जो है 10th और 12th का एग्ज़ाम करवाते हैं। बहुत पहले के टाइम में ये एग्ज़ाम्स जो थे वो यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाए जाते थे। तो सरोजिनी नायडू तो आज़ादी से पहले के टाइम की है ना, तो उस समय में यही सिस्टम था। तो वो कहती है कि जब आप 12 साल की थी तो आपने मद्रास यूनिवर्सिटी के मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th के एग्ज़ाम में टॉप किया था। आई टॉप्ड आवर क्लास 5 एग्जाम्स। मैंने अपने क्लास 5 के एग्जाम में तो टॉप किया था, बट आई डोंट थिंक आई कुड टॉप अ कॉलेज एग्जाम। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कॉलेज के एग्जाम में टॉप कर पाऊंगी, इवन इफ आई स्टडीड रियली रियली हार्ड। इवन अगर मैं काफी काफी मेहनत करूं तब भी जो है ये नहीं हो पाएगा। यू फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम एंड वन। आप भारत की आज़ादी के लिए लड़ी और जीत गई। आई हैव नेवर फॉट फॉर एनीथिंग। मैंने किसी भी चीज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। इफ आई डिड, आई एम नॉट श्योर इफ आई वुड विन। और अगर मैं करती भी तो मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाती। स्पेशली इफ आई वॉज फाइटिंग अगेंस्ट, और खास करके अगर मैं किनके खिलाफ लड़ रही होती, इफ आई वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, अगर मैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रही होती, है ना, who had like spies and everything, right? जो कि थिंग्स दैट आई डोंट थिंक वी हैव इन इंडिया, वो सारी चीज़ें जो कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया में भी है भी। तो वेल चलो, क्या क्या कंपैरिजन हो गया कि सरोजिनी नायडू ने जो है 12 साल की उम्र में हजारों लाइन की, हजारों पंक्तियों की कविता लिख डाली थी, जो कि ये बच्ची बेचारी नहीं कर सकती है, खास करके इंग्लिश में। सरोजिनी नायडू ने जो है मद्रास यूनिवर्सिटी के मैट्रिकुलेशन एग्जाम में टॉप किया था। ये बेचारी क्लास 5 में सिर्फ टॉप की है ना। इन्होंने जो है स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, है ना, और जीत भी गई थी। लेकिन इसे लगता है कि ये कहती है कि लेकिन आज तक तो मैंने कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं है, और अगर मैं लड़ूँ लड़ूँ भी तो मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगी। और खास करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं, जिनके पास स्पाइस थे यानी कि जासूस थे, जिनके पास डिटेक्टिव्स थे, है ना,
और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि शायद हमारे इंडिया में मुझे नहीं लगता कि हैं. You lived in a huge house with a lots of rooms and maids to do your housework. आप जो है एक बड़े घर में रहती थी जिनमें कई सारे कमरे थे और नौकरानियां थी आपके घर का काम करने के लिए. My house has only one room and Amma is a maid who does other people's housework. हमारा घर जो है हमारे घर में सिर्फ एक कमरा है और मम्मी जो है वो एक्चुअली एक नौकरानी है जो कि दूसरों के घर के काम करती है. You had a lot of brothers and sisters and then you had a lot of kids. आपके ढेर सारे भाई और बहनें थी और फिर आपके कई बच्चे थे. I don't have any brothers and sisters. मेरा कोई भाई या बहन नहीं है. फिर ब्रैकेट में कहती है I don't have kids either, but you probably concluded that already since I am only 12. कि मेरे भी बच्चे नहीं हैं, लेकिन आपने शायद ये निष्कर्ष निकाल लिया होगा ऑलरेडी क्योंकि मैं सिर्फ 12 साल की हूँ. Here is why I decided to write to you. अब वो कारण बताती है कि यहाँ वो कारण है जिसकी वजह से मैंने आपको लिखने का डिसीजन लिया, मैंने आपको ये चिट्ठी लिखने का फैसला किया. I am reading a book about your life. मैं आपके जीवन के बारे में एक किताब पढ़ रही हूँ. Vimla madam gave it to me or she gave it to Amma to give it to me. विमला मैडम ने ये मुझे दिया या फिर उन्होंने मम्मी को दिया मुझे दे देने के लिए. I haven't read all of it yet. It's in English, but much more complicated English than. तो कहते हैं कि मैंने ये पूरी किताब जो है वो अभी नहीं पढ़ी है, ये इंग्लिश में है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में है कंपेयर टू द दे यूज इन डिटेक्टिव स्टोरीज, है ना. यानी कि डिटेक्टिव स्टोरीज में जो इंग्लिश यूज होती है उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसकी इंग्लिश है. किस चीज़ की? वही सरोजिनी नायडू पर जो किताब पढ़ रही है ना ये बच्ची, तो उसकी इंग्लिश जो है वो डिटेक्टिव स्टोरीज की इंग्लिश से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. सो इट्स टेकिंग मी सम टाइम. इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है इसको पढ़ने में. सो फार आई हैव ओनली रेड द पार्ट अबाउट योर चाइल्डहुड. अभी तक मैंने सिर्फ आपके बचपन वाला हिस्सा जो है वो पढ़ा है. बट दैट पार्ट मेक्स मी लाइक यू. लेकिन वो हिस्सा जो है वो मुझे आपको पसंद करवाता है. यानी कि वो हिस्सा जो है वो आपको मेरी पसंद बनाता है. When you were my age or even younger, Mrs. Naidu, it seems like you stood up to parents and teachers and all the adults who don't understand anything at all but act like they do. ये तो बड़ी भारी बात है ना. तो ये जो है सरोजिनी नायडू के बचपन की बात जो है उसकी वजह से वो क्यों सरोजिनी नायडू को पसंद करने लगी, तो कारण वो यहाँ बता रही है कि व्हेन यू वर माय एज और इवन यंगर, जब आप मेरी उम्र की थी या छोटी भी थी मिसेस नायडू, इट सीम्स लाइक यू स्टूड अप टू पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड ऑल द एडल्ट्स. ऐसा लगता है कि आप जो है अपने माता पिता या टीचर्स या उन सभी बड़ों के सामने में खड़ी होती थी who don't understand anything all, जो कि कुछ भी समझते नहीं हैं but act like they do, लेकिन ऐसा एक्ट करते हैं जैसे कि वो सब कुछ समझते हैं. To stand up to someone का मतलब होता है किसी के सामने खड़ा होना. खड़ा होने का मतलब सिर्फ दो पैरों पर खड़ा हो जाना नहीं हुआ. खड़े होने का मतलब हुआ कि अगर आप उनकी बातों से सहमत नहीं हैं तो ये चीज उनके फेस पर कहना, उनको जो है अपनी बात समझाने की कोशिश करना. इसे ही इंग्लिश में कहते हैं टू स्टैंड अप टू समवन. ओके. और वो कहती है कि ऐसा लगता है कि आप जो है अपने माता पिता, टीचर्स और उन सभी एडल्ट्स के सामने खड़ी होती थी जो कि कुछ भी नहीं समझते लेकिन एक्ट करते हैं जैसे कि वो सब कुछ समझते हैं. तो मुझे लगता है कि ये जो सरोजनी जो इस बच्ची का नाम है, उसकी फीलिंग जो है वो मोटा मोटी उन सभी बच्चों जैसी है जो कि एडोलेसेंट में एंटर कर रहे हैं, है ना. कई बार इन बच्चों को, ये सभी बच्चों को इस एज में आकर अक्सर अक्सर ऐसा लगता है कि माँ बाप उनकी बात नहीं समझते हैं या फिर टीचर्स जो हैं वो उनके थॉट्स या फीलिंग्स को नहीं समझते हैं. तो यही चीज़ है यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल द बुक सेज दैट योर पेरेंट्स वांटेड यू टू स्पीक इंग्लिश इंस्टेड ऑफ बंगाली. फॉर एग्जाम्पल ये बुक कहता है कि आपके पेरेंट्स जो थे वो चाहते थे कि आप इंग्लिश बोलें बंगाली की जगह पे.
It says you locked yourself in a room for a whole day because you disagreed with them. ये कहता है, यानी कि ये बुक कहता है कि आपने खुद को एक पूरे दिन के लिए कमरे में बंद कर लिया क्योंकि आप उनके साथ असहमत थे, आप उनके साथ डिसएग्री कर रहे थे। एग्री मतलब सहमत होना और डिसएग्री मतलब असहमत होना। यू डिडंट इवन कम डाउन फॉर लंच, आप लंच के लिए भी नीचे नहीं आई थी। आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और जस्ट ए स्टोरी, मुझे नहीं पता कि ये सच है या फिर सिर्फ एक कहानी, बट इफ आई हैड ए हाउस विद मोर देन वन रूम, लेकिन अगर मेरे पास भी घर होता कोई एक से ज्यादा कमरे वाला, देयर आर प्लेंटी ऑफ टाइम आई वुड हैव लॉक्ड माई सेल्फ बिहाइंड अ डोर। कई कई सारे ऐसे मौके हैं जहां पर कि मैं खुद को दरवाजे के पीछे लॉक कर लेती, है ना। आई गेस दैट्स वाई यू सीम लाइक समवन हु अंडरस्टैंड्स किड्स लाइक मी। आई गेस यही वजह है कि आप किसी ऐसे आदमी की तरह लगती हैं जो कि मेरे जैसे बच्चों को समझ सकती हैं। लाइक मे बी यू वुडंट माइंड इफ आई आस्क्ड यू क्वेश्चंस एंड रेड डिटेक्टिव स्टोरीज एंड स्टेड एट स्कूल लेट सो आई डिडंट हैव टू गो टू विमला मैडम्स हाउस। जैसे कि मे बी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। टू माइंड समथिंग मतलब कि किसी बात के लिए जो है बुरा फील करना, एंड वुडंट माइंड मतलब कि आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहती है यहाँ पर ये कि जैसे कि शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, या फिर जो है मैं डिटेक्टिव स्टोरीज पढूं, या फिर स्कूल में लेट तक रुक जाऊं ताकि मुझे जो है विमला मैडम के घर पर ना जाना पड़े। And now I have completed my first assignment, which is to introduce myself to the person that I am writing to. और अब मैंने अपना पहला असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, जो कि क्या है वो, जो कि है कि मैं जो है उस पर्सन को खुद को इंट्रोड्यूस करूं जिसे कि मैं चिट्ठी लिख रही हूं। To be completely honest, my brain and my heart feel exactly the same as when I started. और अगर पूरी ईमानदारी से बात करूं तो मेरा दिमाग और मेरा हार्ट दोनों वैसा ही महसूस कर रहा है जैसा कि शुरू में कर रहा था, है ना। यानी कि मिस एनी के कहने के अनुसार जो है मेरे ब्रेन या हार्ट में जो है कोई ग्रोथ जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैंने असाइनमेंट अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ऑल द बेस्ट सरोजनी। तो यानी कि इस बच्ची का भी क्या नाम है, सरोजनी। तो चलिए ये एक बहुत ही ब्रिलियंट कहानी थी। एक तरफ जहां इसमें एक इनोसेंट बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है बड़ों की दुनिया को देखते हैं, एक इनोसेंट बच्चे के मन में अपने पेरेंट्स या टीचर्स की कही बातों के खिलाफ भी किस तरह की जो है थॉट्स या फीलिंग्स हो सकती है, वो भी इस लेटर में बताया गया है। साथ ही साथ ये इसी वजह से कह सकते हैं कि ये लेटर जो है वो काफी फनी भी है ना। तो वेल आई होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर को अब बढ़िया से समझ लिया होगा। आप दोबारा से इस चैप्टर को खुद से पढ़ने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा, और अगर कोई दिक्कत आए तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।